दोस्तों लाइव स्टडी इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अभी आप लोगों को आवाज़ क्लियर मिल रही होगी, कोई समस्या नहीं होगी। चलें बिल्कुल, तो आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। साथ ही आप सभी लोगों को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। लक्ष्मी माँ की और कुबेर की जो है आप लोगों के ऊपर कृपा हो, और अब यथाशीघ्र आप लोग जो है जितनी जल्दी हो सके इस परीक्षा के बाद से राज्य सरकार की ट्रेजरी से आप लोगों को जो है वो धन प्राप्त हो, ऐसी मेरी शुभकामना है आप सभी लोगों के लिए। चलें, तो अब जो है हम लोग सेशन को शुरू करेंगे। आज थोड़ा सा विलंब भी हो गया है, तो सेशन को तेजी से शुरू करेंगे आप सभी लोगों के लिए दोस्तों। चलें, सुमन जी पूछ रही हैं सर तबीयत कैसी है। तबीयत उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी इतना है कि मैं आप लोगों की क्लास लेने के लिए आ गया हूँ। चलें, साथ ही दोस्तों आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि यदि आप जो है इस सेशन का मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो उसके लिए 250 रुपये का भुगतान करके आप लोग मेंबरशिप ले सकते हैं 7007701847। यदि आपको मेंबरशिप लेने में कोई समस्या हो रही है तो इस नंबर पर संपर्क कर लें। आपको इसी नंबर के पे जो है दोस्तों फोन पे, गूगल पे या भीम के माध्यम से आपको 250 रुपये पेमेंट करके और उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पे भेज देना है, आपको मेंबरशिप मिल जाएगी। चलिए, साथ ही बात करेंगे दोस्तों आप सभी के टेस्ट सीरीज के लिए। तो अब जो है दिवाली के बाद से जब मैं आ रहा हूँ तो आपके टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम जो है शुरू किया जाएगा। तो जो लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग जो है दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है टेलीग्राम का लिंक जो है आप वहां से क्लिक करके और ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। चलें, आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था दोस्तों, आप लोगों की संख्या 50 हो जाएगी तो टेस्ट सीरीज आप लोगों का शुरू करवा दूंगा। चलिए, अब सीधे चलेंगे सेशन की तरफ दोस्तों, और आज के सेशन के पहले प्रश्न को लेंगे। चले, आपके कुछ प्रश्न ले लेता हूँ। चले, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलें, सुमन शर्मा जी कह रही है दिवाली पे घर नहीं गए। दिवाली पे घर जाऊंगा, आप लोगों की आज क्लास थोड़ी सी छोटी रखूंगा और उसके बाद से मैं निकलूंगा घर के लिए। इसीलिए आज की क्लास जो है वो थोड़ी सी छोटी रखने का जो छोटा करने का क्लास के टाइम को कम करने का कारण यही है कि मुझे भी घर जाना है। तो बिल्कुल आज निकलूंगा मैं घर के लिए। चलें, तो आप सभी लोग दोस्तों प्रश्न को पढ़ेंगे और प्रश्न का उत्तर तेजी से करने का प्रयास करेंगे। जितनी तेजी से आप लोग प्रश्न करेंगे आज, उतनी तेजी से उतनी जल्दी मुझे आप लोग छुट्टी दे देंगे। साथ ही आप लोगों से निवेदन है दोस्तों कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करिए। कम से कम आज धनतेरस के दिन आप लोग जो है दोस्तों 7000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दीजिए। ये आप सभी लोगों के हाथ में है। यदि आप लोग जो है शेयर कर देते हैं तो आसानी से जो है वो 14-15 सब्सक्राइबर कम है तो 7000 आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग मेरा सहयोग करेंगे। आप सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और उसके बाद से वीडियो को लाइक अवश्य करें। लाइक और शेयर में आप लोग बिल्कुल कंजूसी ना करें। चलिए, प्रश्न है फ्रांस की व्यवस्थापिका का निचला सदन कौन सा है। आप लोगों को उत्तर करना है दोस्तों फ्रांस की व्यवस्थापिका के निचले सदन के लिए। जितनी तेजी से आप लोग उत्तर करेंगे उतनी तेजी से मैं आगे बढ़ जाऊंगा। चलें, आप सभी लोगों का उत्तर जो है इस प्रश्न में डी विकल्प के लिए आ रहा है। तो जो लोग चैम्बर ऑफ डेपुटीज के लिए चुनाव कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चैम्बर ऑफ डेपुटीज ये फ्रांस का निचला सदन है। आप सभी लोग इस प्रश्न में डी विकल्प के साथ जाएंगे तो आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलें, आगे बढ़े। फ्रांस में आप सभी को पता है दोस्तों मिली जुली व्यवस्था पाई जाती है। अगला प्रश्न दिया है, फ्रांस में सरकार और राष्ट्रपति के बीच जटिल संबंध है, इसका कारण है। क्या कारण है जटिल संबंधों का? आप लोग उत्तर करेंगे। राष्ट्रपति का प्रथम चुनाव, प्रत्यक्ष चुनाव, शक्तियों का केंद्रीकरण माफ करेंगे, एक मिलीजुली राष्ट्रपति, संसदीय प्रणाली की सरकार, सरकार को नियंत्रित करने की संसद की लघुकृत शक्तियां। आप लोग इस प्रश्न के लिए भी तेजी से उत्तर करिए। समय आपका शुरू कर देता हूं, 30 सेकंड में आप लोग उत्तर करेंगे सभी लोग। चलें, अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं वीडियो को लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों आप लोग कर रहे हैं? सारे नियमित लोग जुड़े हुए हैं और उसके बाद भी आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं। चलें, फ्रांस की जो जटिल व्यवस्था है दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ इसकी मिलीजुली व्यवस्था के कारण है, जहां पे राष्ट्रपति और संसदीय दोनों प्रकार की प्रणाली जो है एक साथ आपको देखने को मिलेगी। जो लोग इस प्रश्न में सी विकल्प का चुनाव कर रहे हैं उन सभी का उत्तर बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। फ्रांस की जटिल व्यवस्था का प्रमुख कारण वहां की मिलीजुली व्यवस्था है, जिसमें आपको
राष्ट्रपति जो है दोस्तों यानी एकात्मक शासन व्यवस्था और संघात्मक शासन व्यवस्था दोनों के गुण आपको देखने को मिल जाते हैं। तो उत्तर आपका सी विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। फ्रांसीसी व्यवस्था शुद्ध अध्यक्षात्मक और प्रत्यक्ष जनतंत्रात्मक है, शुद्ध अध्यक्षात्मक और प्रभावी संघात्मक है, शुद्ध अध्यक्षात्मक नहीं है और शुद्ध संसदीय भी नहीं है। आप लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए उपरोक्त में से कोई नहीं, किसी एक विकल्प का चुनाव करिए, उत्तर तेजी से करिए। चले नेहा जी नमस्कार। चलें तेजी से उत्तर करें। और इस प्रश्न में भी आप सभी लोगों का उत्तर जो आ रहा है वो सी विकल्प के लिए। शुद्ध अध्यक्षात्मक नहीं है, बिल्कुल मिलीजुली व्यवस्था है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, और जो है ना ही ये शुद्ध संसदीय है। तो दोनों में नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब सीधा सा उत्तर आपका जो होगा वो सी विकल्प के लिए हो जाएगा। यहाँ पे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, पिछले प्रश्न में गलती से मैंने एकात्मक शासन बोल दिया था, माफ करिएगा उसके लिए। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था और संसदीय शासन व्यवस्था का मिला जुला रूप आपको फ्रांस में देखने को मिलेगा। तो जो लोग इसमें सी विकल्प का चुनाव कर रहे हैं उन सभी का उत्तर बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है लौ आवरण शब्द को किसने प्रचलित कराया। लौ आवरण शब्द के लिए उत्तर करेंगे दोस्तों तेजी से। चले विजय विवेक जी गुड इवनिंग, उत्तर तेजी से करिए। चले लौ आवरण को जो है दोस्तों, ये लौ आवरण शब्द जो है आप सभी लोगों का उत्तर इस प्रश्न में चर्चिल के फुलटन भाषण के लिए आ रहा है। तो जो लोग इसमें चर्चिल के फुलटन भाषण की बात कर रहे हैं, 5 मार्च 1946 को जो है दोस्तों, 5 मार्च 1946 1946 में जो है दोस्तों, 5 मार्च 1946 को आपके चर्चिल महोदय ने फुलटन में एक फेमस भाषण दिया दोस्तों, जिसमें फ्रांस के जो है दोस्तों इन्होंने आलोचना की थी। आप लोग इस प्रश्न के लिए माफ करेंगे, रूस की आलोचना की थी इन्होंने, और रूस के संदर्भ में कहा था कि रूस का जो लोहे का आवरण है वो उतर चुका है। आप लोगों से प्रश्न मेरा ये है कि ये किस जो है युद्ध की शुरुआत माना जाता है। फुलटन का भाषण, फुलटन के भाषण में जो है दोस्तों किसी एक युद्ध की जो है वो शुरुआत की सुगबुगाहट दिखती है या आहट मिलता है। आप लोग उसके लिए तेजी से उत्तर करिए, किस युद्ध के लिए जाना जाता है। फुलटन के भाषण में किस युद्ध का संकेत मिलता है, सीधे से उत्तर करना है आप सभी लोगों को। चले बिल्कुल संतोष जी का उत्तर आ गया है इस प्रश्न के लिए। तो दोस्तों शीत युद्ध की शुरुआत की जो है सुगबुगाहट आपको फुलटन के लौ आवरण वाले जो है आपके भाषण से देखने को मिलता है। आप लोग इस प्रश्न में ध्यान रखिएगा। लौ आवरण किसके लिए, रसिया के लिए, रूस के लिए प्रयोग किया गया था, यूएसएसआर के माफ करेंगे रूस के लिए, यूएसएसआर का नहीं। चलें रसिया के जो है वो, रसिया की जो विदेश नीति थी उसकी आलोचना की थी आपके किसने, अमेरिकी राष्ट्रपति चर्चिल ने। फुलटन में ये भाषण दिया था, कब दिया था, 5 मार्च 1946 को दिया था। उत्तर आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया है, निम्नलिखित में से शक्ति संतुलन की विशेषता कौन सी नहीं है। आप लोगों को बताना है कौन सी इसमें से शक्ति संतुलन की विशेषता नहीं है। प्रश्न को पढ़ लीजिए और उत्तर करिए। करा देंगे सुमन जी, कोई समस्या नहीं है। यदि पाश्चात्य विचारकों को लेके आप लोगों के अंदर थोड़ा बहुत कहीं कंफ्यूजन है या उस पाश्चात्य विचारकों के प्रश्नों को करना चाहते हैं, हालांकि आप लोगों के प्लेलिस्ट में आप लोग जाएंगे तो आपको मिल जाएगा वहां से, लेकिन यदि फिर से आप लोग चाहते हैं तो फिर से करा देंगे, कोई समस्या नहीं। चलिए चलें, तो इसमें पूछा गया है शक्ति संतुलन की विशेषता कौन सी नहीं है। इतिहासकार शक्ति संतुलन को वस्तुनिष्ठ दृष्टि से देखता है, जबकि राजनीतिज्ञ इसे व्यक्तिनिष्ठ दृष्टि से देखता है। बिल्कुल सही दिया हुआ है दोस्तों। शक्ति संतुलन की नीति गतिशील होती है, बिल्कुल हमेशा जो है शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए जो है नीतियों में परिवर्तन करना पड़ता है। इसलिए यदि आप नीतियों में परिवर्तन अपने नहीं करते हैं, एक ही नीति को आप बनाए रखते हैं, तो शक्ति संतुलन स्थापित नहीं हो पाएगा।
शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए डे टू डे आपको अपनी पॉलिसीज को चेंज करना पड़ता है। चले, शक्ति संतुलन की व्यवस्था स्वतः हो जाती है? जी नहीं, स्वतः नहीं, राष्ट्र को जो है वो शक्ति संतुलन की व्यवस्था करनी पड़ती है। सरकारें जो होती हैं इसके लिए जिम्मेदार होती हैं। तो आपका उत्तर इस प्रश्न में जो होगा वो तीसरे विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा, जो लोग इसमें सी विकल्प की बात कर रहे हैं। चलें आगे बढ़े। टॉपिक वाइज एक बार करा चुका हूँ, फिर से करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एग्जाम का अभी आप लोगों की कोई डेट नहीं है। मैं सोच रहा था मॉडल पेपर कराने के लिए, लेकिन 3 दिन आप लोगों का टॉपिक वाइज और 3 दिन मॉडल पेपर कराऊंगा। चलिए, जिसमें सारे टॉपिक एक बार फिर से आप लोगों को करा दूंगा, पाश्चात्य चिंतकों को भी उसमें करा दूंगा। आप लोग बिल्कुल चिंता न करें। आप लोग डिमांड करेंगे, जैसी डिमांड करेंगे वैसे आप लोगों की तैयारी कराऊंगा। मेरा एकमात्र उद्देश्य है जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे जितनी भी संख्या हो, उनको फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचाना मेरा उद्देश्य है, बस और कुछ नहीं। आप लोग जैसे कहेंगे, जो कहेंगे, यदि आपके हित में होगा तो मैं उसको जरूर कराऊंगा। चलें, फ्रांस की राज्य क्रांति का स्वरूप था बुर्जुआ, सर्वहारा, समाजवादी या नव लोकतांत्रिक? तेजी से उत्तर करेंगे। फ्रांस की क्रांति के लिए उत्तर करना है आप लोगों को, और फ्रांस की क्रांति कब हुई थी उसके लिए आप लोग चलें। रविंद्र सिंह जी कह रहे हैं थियरी की भी, थियरी की क्लास एप्लीकेशन पे चल रही है, यदि समय बचेगा तो फिर से दोबारा शुरू कर देंगे। चलें, उत्तर करिए आप लोग फ्रांस की क्रांति के लिए। बहुत ही बढ़िया, आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है इस प्रश्न के लिए। बिल्कुल, तो जो लोग बुर्जुआ वर्ग या मध्यम वर्ग की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रांस की क्रांति का जो स्वरूप था वो आपके बुर्जुआ वर्ग का था। 1789 में जो है दोस्तों फ्रांस की क्रांति हुई थी। आप लोगों का उत्तर आ भी रहा है, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है दोस्तों। आप लोग इस प्रश्न में ए विकल्प के साथ ही जाएंगे। स्वरूप आपसे पूछा गया है, स्वरूप का मतलब क्या हो गया कि क्रांति किसने की थी। तो क्रांति में जो महत्वपूर्ण भूमिका रही थी वो मध्यम वर्गीय लोगों की रही थी, या जिसे जो है वो कार्ल मार्क्स महोदय जो है वो बुर्जुआ कहते हैं। आपका उत्तर इस प्रश्न में ए विकल्प के लिए सही हो जाएगा, जो लोग ए विकल्प के साथ जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न जो दिया है, फ्रांसीसी क्रांति का नारा था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका है। फ्रांसीसी क्रांति का नारा और अमेरिकी स्वतंत्रता पत्र के घोषणा पत्र का नारा, ये दोनों आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले आप लोग इस प्रश्न का उत्तर करिए कि फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था। चलें, सत्रह सौ नवासी से 1799 तक चला था। चलें, फ्रांसीसी क्रांति की जो अवधि रही है वो 1789 से 1799 रही है। चलें, अब इस प्रश्न में भी आप सभी लोग स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, तो आप लोग शब्द को ध्यान रखेंगे। स्वतंत्रता, समानता के साथ क्या दिया हुआ है? बंधुत्व दिया हुआ है। तो आप लोग स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व कभी भी आए, आपसे कहीं भी पूछा जाए, तो आप लोगों का उत्तर जो होना चाहिए वो फ्रांसीसी क्रांति के लिए होना चाहिए। फ्रांसीसी क्रांति में जो है मध्यम वर्गीय लोग किसकी मांग कर रहे थे? स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे, समानता की और बंधुत्व को स्थापित करने की। तो आपका उत्तर इस प्रश्न में बी विकल्प के लिए बिल्कुल सही है, जो लोग बी विकल्प की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न दिया है, चलिए, नव उपनिवेशवाद के लिए प्रश्न आपके को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। चलिए, अब आपको दिया है नव उपनिवेशवाद के संबंध में क्या सही है। नव उपनिवेशवाद के संदर्भ में आप लोग तेजी से करेंगे। जी नहीं, सिर्फ जो है पीजीटी के लिए नहीं है, टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए है। और कुछ एक प्रश्न, सारे प्रश्न नहीं, कुछ प्रश्न जो है वो टीजीटी में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ एक प्रश्न मैं हमेशा आप लोगों को सलाह देता हूं कि जो लोग टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, कम से कम अपनी प्रैक्टिस आप लोग पीजीटी लेवल का करिए। ये मेरा सुझाव शुरू से, जब से मैंने पहली क्लास शुरू की थी टीजीटी पीजीटी के लिए, तब से मैं ये चीज बोलते आ रहा हूं कि जो लोग टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वो पीजीटी के लेवल का जो है वो तैयारी करेंगे, और जो लोग पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वो यूजीसी नेट के लेवल की का प्रैक्टिस पढ़िए आप अपना सिलेबस, लेकिन प्रैक्टिस थोड़ा सा एक क्लास ऊपर लेके आप जब जाएंगे, एक ग्रेड ऊपर लेके आप जाएंगे, तो आपको परीक्षा में एग्जामिनर जो प्रश्न आपके सामने रखेगा, कोई जरूरी नहीं है कि जो मैं प्रश्न करा रहा हूं मैं खुलेआम ये बात बोल रहा हूं।
यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो प्रश्न मैं करा रहा हूँ वो सारे प्रश्न आपके उससे हो जाएंगे। कोई जरूरी नहीं है कि ये सारे प्रश्न आएंगे, हाँ आएंगे जरूर। ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक बदल जाएगा या आपसे जो है नौ उपनिवेशवाद से प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है। हो सकता है कि प्रश्न की भाषा बदल दी जाए, प्रश्न की डिमांड बदल दी जाए। तो मैं आप लोगों को हमेशा ध्यान दिलाते रहता हूँ कि जिन जिन प्रश्नों को मैं आपके सेशन में रखता हूँ उसके लिए दोस्तों मेहनत करता हूँ, सोच समझ के आपके प्रश्नों को चुनता हूँ। तो आप लोग कम से कम उन टॉपिक्स को एक बार जरूर देख लिया करिए, और जो जरूरी चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको आप लोग नोट कर लिया करिए। उससे आप लोगों की सफलता में जो है दोस्तों चार चांद लग जाएगा, और बहुत ज्यादा कुछ मैं नहीं कहूंगा। तो आप लोग इस प्रश्न के लिए उत्तर कर रहे हैं। चलिए, दिया हुआ है आपको इस प्रश्न में पहला विकल्प दिया है कि नवोपनिवेशवाद प्रभाव क्षेत्र का साम्राज्य है या आधुनिक साम्राज्य है। बिल्कुल दोस्तों, नवोपनिवेशवाद, नवोपनिवेशवाद की शुरुआत आप लोग कब से मान सकते हैं, एक बार तेजी से कमेंट करके बताइए। उपनिवेशवाद की शुरुआत और नवोपनिवेशवाद की शुरुआत दोनों के लिए एक बार उत्तर करें आप सभी लोग। नवोपनिवेशवाद की शुरुआत और उपनिवेशवाद दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक बार कॉमन सेंस अप्लाई करिए, फैक्ट पे नहीं जाना है, थोड़ा बहुत आसपास पहुंच जाएंगे उससे भी काम चल जाएगा। तो आपका जो है दोस्तों नवोपनिवेशवाद प्रभाव क्षेत्र का साम्राज्य है। क्यों प्रभाव क्षेत्र का साम्राज्य है? क्योंकि इसमें जो है दोस्तों शक्तिशाली राष्ट्र जो होते हैं वो शक्तिशाली राष्ट्र अपने प्रभाव में कमजोर राष्ट्र को ले लेते हैं। अगला आपको दिया है नवोपनिवेशवाद में एक शक्तिशाली राष्ट्र से अपेक्षाकृत एक कम शक्तिशाली राष्ट्र का संबंध आर्थिक उपनिवेश अथवा उपग्रह का हो जाता है। बिल्कुल, जो बात मैं पहले विकल्प के वेरिफिकेशन के लिए बता रहा था वही चीज आपको दूसरे विकल्प में दिया है। इससे आपका दूसरा पहला विकल्प जो है दूसरे स्टेटमेंट से वेरीफाई हो जा रहा है। उसके बाद दिया है दोस्तों इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा खनिज संपदा, एक उपभोक्ता व्यापार पर नियंत्रण आदि संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है दोस्तों। एक देश की कंपनियां जो है दोस्तों दूसरे देश में प्रवेश करती हैं और वहां पे जाके खनिज संपदा का या जो भी संसाधन है उनका प्रयोग करती हैं। तो उपरोक्त सभी विकल्प आपके यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएंगे। मेरा प्रश्न आप सभी लोगों से था कि चले उपनिवेशवाद की शुरुआत के लिए आप लोगों का किसी का उत्तर नहीं आया। चलिए मैं क्लियर कर दे रहा हूं दोस्तों। उपनिवेशवाद यदि पूछा जाए दोस्तों तो उपनिवेशवाद की शुरुआत जो है क्षमा चाहता हूं, उपनिवेशवाद की जो शुरुआत है वो हुई थी इंग्लैंड से। 15वीं 16वीं शताब्दी से जो है दोस्तों आपके इंग्लैंड के द्वारा दुनिया के विभिन्न देशों में अपना उपनिवेश स्थापित किया गया। ठीक है। और नव उपनिवेशवाद की जब बात आती है तो उदारीकरण, जब पूरे विश्व में जो है दोस्तों, क्योंकि उदारीकरण एक बार में शुरू नहीं हुआ है, उदारीकरण की प्रक्रिया जो है वो ग्रेजुअली एक देश से दूसरे देश, दूसरे देश से तीसरे देश, हम लोग 1990 के बाद से जो है उदारीकरण को हम लोगों ने स्वीकार किया था। तो उदारीकरण की प्रक्रिया से जो है दोस्तों इसका संबंध जुड़ता है कि जब उदारीकरण जैसे ही शुरू होता है वैसे हर देश जो है एक दूसरे देश में क्या करने लगता है, अपना व्यापार करने लगता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ के कुछ जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो दुनिया के अलग अलग देशों में जाके वहाँ पे व्यापार करते हैं। दुनिया की बहुत सारी कंपनियां हैं जो हमारे यहाँ आके व्यापार करती हैं। तो सब लोग जो है अपना अपना उपनिवेश व्यापार के संदर्भ में, जो नव उपनिवेशवाद की बात करेंगे तो ये व्यापार के संबंध में है। और यदि आप लोग जो है दोस्तों बात करेंगे यदि उपनिवेशवाद की, तो उपनिवेशवाद में जो है दोस्तों दो चीजों पे व्यापार के साथ जो है वो राजनीति में भी इंग्लैंड महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। लेकिन अब जो नव उपनिवेशवाद है वो दुनिया के सभी देश इसमें शामिल हैं। लेकिन उपनिवेशवाद में इंग्लैंड जो है कुछ प्रमुख देश, इंग्लैंड की बात करेंगे, डच की बात करेंगे, फ्रांसीसियों की बात करेंगे, तो इन लोगों के जो 4-5 जो देश हैं दोस्तों जो शक्तिशाली उस समय हुआ करते थे, उनके द्वारा जो है उपनिवेशवाद की शुरुआत की गई थी। चले, इस प्रश्न में आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जीवन स्वतंत्रता एवं सुखानुकरण तथ्य है किसका? आप लोगों का उत्तर करना है। अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र का, भारत के संविधान की प्रस्तावना का, सोवियत पूर्व सोवियत संघ के संविधान का, अमेरिका के संविधान के अधिकार पत्र का। तेजी से उत्तर करना है आप सभी लोगों को। जी बिल्कुल,
आर्थिक समाजवाद कह सकते हैं, चूंकि पूरी गतिविधि जो है न उपनिवेशवाद की, वो आपकी आर्थिक गतिविधि ही है। चलें, तो सभी लोगों का उत्तर आ रहा है दोस्तों। तो जब भी आपसे पूछा जाए जीवन स्वतंत्रता और सुखानुकरण, तो एक शब्द को याद रखिए, सुखानुकरण वाला भी आपसे विकल्प पूछा जाए, यानी सुखानुकरण की जब बात की जा रही है जिसमें आपसे सुखानुकरण पूछा गया है, तो आप अमेरिकी जो है वो स्वतंत्र घोषणा पत्र याद रखिएगा, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र। एक बार जो है ये टेस्ट पेपर में मैंने प्रश्न दिया था, तो बहुत सारे लोगों ने जो है वो संविधान के अधिकार पत्र का चुनाव किया था। हालांकि आप लोगों के साथ ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब जीवन स्वतंत्रता और सुखानुकरण आए तो स्वतंत्रता के घोषणा पत्र का ही चुनाव करिएगा, अधिकार पत्र का चुनाव ना कर लीजिएगा, दोनों अलग अलग चीजें हैं। आपका उत्तर इस प्रश्न में ए विकल्प के लिए सही होगा। और जब जो है दोस्तों आपके फ्रांसीसी नारे के बारे में पूछा जाए, तब आप लोग स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नाम याद रखिएगा। तो आप लोगों को सुझाव मेरा ये है कि ये दोनों नारे एक जगह लिखिए, कहीं एक जगह लिख लीजिए कि जब एक को पढ़ें तो दूसरा भी आप जो है वहीं पे पढ़ लें, अलग अलग नहीं होना चाहिए। एक जगह दोनों लिख लीजिए कि जीवन स्वतंत्रता और सुखानुकरण, अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र, और उसके बाद से दूसरी लाइन में लिख लीजिए स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व आपके फ्रांसीसी क्रांति का नारा है। तो एक जगह रहेगा तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगला प्रश्न दिया है, ब्रिटिश युग में कौन सा प्रशासनिक सुधार आयोग नहीं बना? आप लोगों को बताना है कौन सा प्रशासनिक सुधार आयोग ब्रिटिश काल में नहीं बना है। एशिचन आयोग, ली आयोग, माउंटबेटन आयोग और स्लिंगटन आयोग। तेजी से उत्तर करेंगे इसके लिए। यदि एक बार इन सभी आयोगों के निर्माण का वर्ष आप लोगों को याद हो तो एक बार जरूर कमेंट करके बताएंगे सभी लोग। चलें, सभी लोगों का उत्तर जो है वो माउंटबेटन योजना के लिए आ रहा है या माउंटबेटन के लिए आ रहा है। तो माउंटबेटन प्लान जो है दोस्तों आपके 1947 के साथ जो है आपका भारत विभाजन के लिए 1947। यदि एशिचन आयोग की बात करेंगे तो आपके 1886 में इसका गठन किया गया था। ये प्रशासनिक सुधार से संबंधित थी। ये जो है दोस्तों भारत विभाजन से संबंधित है, भारत विभाजन, ठीक है। एशिचन आयोग जो है 1886। उसके बाद से यदि आप ली आयोग की बात करेंगे दोस्तों तो 1923 में ली आयोग आपका आया था, जो प्रशासनिक सुधार से संबंधित था। आप स्लिंगटन आयोग की यदि आप लोग बात करेंगे दोस्तों तो स्लिंगटन आयोग जो है 1912, ये भी प्रशासनिक सुधार से संबंधित था। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, सिर्फ आपसे एशिचन आयोग पूछ लेगा कि किस वर्ष में गठित हुआ था, ली आयोग किस वर्ष में गठित हुआ था, या स्लिंगटन आयोग जो है किस वर्ष में गठित हुआ था, तो आपको वर्ष जरूर याद रहना चाहिए। बाकी माउंटबेटन योजना जो है वो भारत विभाजन से संबंधित, भारत को विभाजित करके एक नया राष्ट्र बनाया गया जिसे आप लोग पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। और पाकिस्तान का नाम आया तो आज जो है एक चीज मुझे याद आ गई। आज एक वीडियो देख रहा था एक पाकिस्तान की लड़की का, उसने जो है वो सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे मैंने देखा उस वीडियो को, और क्या कहूँ, पाकिस्तानियों के पास जो है वो बुद्धि दिमाग नाम की कोई चीज नहीं है। उसने किया क्या था कि किसी म्यूजियम में गई थी और जहाँ पे गांधी जी की और जिन्ना की दोनों लोगों का स्टैचू लगा हुआ था, वहां पे गांधी जी को उनके कपड़े को लेके जो है गांधी जी पे उसने कमेंट किया था। उसको अंदाजा नहीं है गांधी को क्या चीज है, तो उन्होंने गांधी जी के ऊपर उसने काफी कमेंट किया। तो यदि कहीं से भी मेरी वीडियो उस तक पहुंच जाए, या हो सकता है कहीं कोई देख ले, कोई पाकिस्तानी देख रहा हो, तो आपको बता दूं कि यदि आज आप पाकिस्तान जिसको लेके आज आप लोग, आपके गले में हड्डी अटकी हुई है, पाकिस्तान इस समय तबाही के रास्ते पे निकला हुआ है, उस पाकिस्तान को बनाने में या उस पाकिस्तान को बनने देने में सबसे महत्वपूर्ण कुछ नेताओं का जो योगदान था उसमें महात्मा गांधी था। और महात्मा गांधी को उनके कपड़े से कभी आप जज नहीं कर सकते। व्यक्तित्व इंसान का होता है और उसके व्यक्तित्व से इंसान को पहचाना जाता है। कपड़ा बहुत छोटी चीज है, व्यक्तित्व के सामने कपड़े का, पैसे का,
किसी भी लग्जरियस लाइफ का कोई संबंध नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। चलें आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। चलें, जाहिल हैं सब पाकिस्तानी, गंवार जिसको कहा जाता है। इस समय जो है दुनिया के विभिन्न देशों में जो है एफएटीएफ की जो है वो तलवार उनके ऊपर लटकी हुई है। दुनिया के विभिन्न देशों में से यदि उनको चंदा ना मिले तो खाने के लिए मर जाएंगे। चलें आ जाइए अगले प्रश्न में। स्व निर्णय का सिद्धांतधारी तलवार है, किसने कहा? और उनकी जाहिलता के कारण ही आज भारत और पाकिस्तान दोनों जो है दोस्तों, नए रूप में यदि बात करें, भारत का इतिहास उनके सोचने से काफी पुराना है, लेकिन दोनों स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में एक साथ बने थे। भारत आज जो है जिस स्टेज पे है और पाकिस्तान जिस स्टेज पे है, एक बार बैठ के यदि वो सोच लें तो उनको समझ में आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आइए, इसका उत्तर करिए सभी लोग। स्व निर्णय का सिद्धांत दुधारी तलवार है, किसने कहा था दोस्तों? चलें, तो जो लोग इसमें लॉर्ड कर्जन की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो है दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। 1923 की घटना है दोस्तों, 1923। 1923 में जो है दोस्तों लुसाने पीस कॉन्फ्रेंस हुआ, और लुसाने पीस कॉन्फ्रेंस में जो है दोस्तों स्वनिर्णय का सिद्धांत दिया गया, जिसकी आलोचना करते हुए लॉर्ड कर्जन ने जो है कहा था कि स्वनिर्णय का जो सिद्धांत है वो दो धारी तलवार है। आपका उत्तर इस प्रश्न में बी विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा, जो लोग बी विकल्प की बात कर रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। चलें, निम्नलिखित में से किसने सर्वोच्च न्यायालय को कांग्रेस का तृतीय सदन कहा था? आप लोगों को बताना है। चले उत्तर करिए आप लोग। लास्की, जेफरसन, जैक्सन और लिंकन। सर्वोच्च न्यायालय को कांग्रेस का तृतीय सदन, किस सर्वोच्च न्यायालय की बात की जा रही है? साथ में उत्तर जरूर करिएगा। भारत, चीन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, किसी किसी न किसी एक देश के सर्वोच्च न्यायालय की बात की जा रही होगी। तो ये किस देश के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में जो है दोस्तों ये कथन है? चलें, तो जो लोग इस प्रश्न में लास्की महोदय का चुनाव कर रहे हैं उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही है। चलें, बिल्कुल बिल्कुल, अमेरिका के जो है वो सर्वोच्च न्यायालय को कांग्रेस का तीसरा सदन कहा जाता है, और ये लास्की महोदय ने कहा था। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। यूएसए के बारे में बिल्कुल सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे सही है, जो लोग लास्की की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ जाएं, अगला प्रश्न आपको दिया है, निम्नलिखित में से किस देश में प्रशासनिक न्यायालयों की विस्तृत व्यवस्था है? प्रशासनिक न्यायालयों की विस्तृत व्यवस्था आपको कहाँ देखने को मिलेगी? फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, चारों में से एक को चुन लीजिए। उत्तर करिए 15 सेकंड में। चलें, सब लोग उत्तर करें। निम्नलिखित में से किस देश में प्रशासनिक न्यायालयों की विस्तृत व्यवस्था है? आप लोगों को उत्तर करना है। ए विकल्प के लिए सभी लोगों का उत्तर आ रहा है, तो जो लोग ए विकल्प की बात कर रहे हैं उनका उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। फ्रांस की यदि हम लोग बात करेंगे तो फ्रांस में जो है वो प्रशासनिक न्यायालय अलग से स्थापित किए गए हैं, जिसमें सिर्फ जो है वो प्रशासन से संबंधित लोगों के वादों का निपटारा किया जाता है। सामान्य न्यायालय में जैसे जनता का जो न्यायालय है उसमें जो है दोस्तों प्रशासनिक मुद्दों को नहीं ले जाया जाता है। प्रशासनिक मुद्दों के लिए अलग से जो है वो एक न्यायालय की व्यवस्था फ्रांस में की गई है। उत्तर आपका जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। चले अभी जी आपके प्रश्न का देवरिया घर है मेरा। आप लोग सेशन के बीच में ये सब प्रश्न ना किया करिए, आप लोग अपना भी दिमाग डिस्ट्रैक्ट करते हैं और हमारा भी। बिल्कुल जाएंगे घर, आप लोगों की क्लास खत्म करने के बाद निकलूंगा। आप लोग उत्तर करिए। विधि का शासन जिस प्रकार की समानता को प्रतिष्ठित करता है वह है मूल विषयक, प्रक्रियात्मक, वितरक और प्रतिमानित। चारों में से किसी एक का चुनाव करेंगे तेजी से।
चले, बहुत ही बढ़िया, सभी लोगों का उत्तर आ रहा है इस प्रश्न के लिए। किसकी बात की जा रही है? विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ। तो जब रूल ऑफ लॉ की बात की जाएगी दोस्तों, तो हर मामले में पूरी प्रक्रिया को जो है वो फॉलो करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने जो है वो किसी घटना को देखा। रूल ऑफ लॉ या विधि के न्याय की जब हम लोग बात करते हैं या विधि के शासन की जब हम लोग बात करते हैं, तो इसमें जो होता है वो प्रक्रियात्मक न्याय का प्रयोग। और प्रक्रियात्मक न्याय का प्रयोग क्या है? शुरू से जो है दोस्तों स्टेप बाय स्टेप जो है इसमें प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है। विधि में जिस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, जिस रूप में जांच होगी, एविडेंस इकट्ठे किए जाएंगे, न्यायालय में उसकी सुनवाई होगी, किसके अनुरूप? विधि के अनुरूप। जो विधि उस समय कार्यरत है उसी विधि के अनुरूप जो है सुनवाई होगी। तो पूरी प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए किसी ने हत्या कर दी किसी की, तो यदि विधि का शासन नहीं रहेगा तो हत्या का मतलब क्या है? सीधे से जो है उसमें उसकी भी हत्या कर दी जाएगी। और विधि का शासन जब होगा दोस्तों, तो ऐसी स्थिति में पहले जो है उसके हत्या के कारणों को भी जानने का प्रयास किया जाएगा। किन परिस्थितियों में, किस माइंड स्टेट में उसने हत्या की है, ये जानने के बाद, समझने के बाद विधि के अनुसार जो व्याख्या होगी, यानी विधि में जो प्रावधान होगा उसके अनुसार सजा सुनाई जाती है। इसलिए इसको जो है वो प्रक्रियात्मक न्याय कहा जाता है। जी बिल्कुल, समानता को प्रतिस्थापित करेगा, क्योंकि सबके लिए जो है वो एक तरह की व्यवस्था होती है, चाहे वो अमीर हो गरीब हो। जो लोग भी जो है दोस्तों न्यायालय जाएंगे उनके साथ एक तरह का व्यवहार किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस वाद में अमेरिकी मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा को परिभाषित किया? दो चीज याद रखनी है। न्यायाधीश मार्शल, आप लोगों से पूछा जाता है कि किसने जो है न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत दिया, या किसने जो है पहली बार न्यायिक पुनरावलोकन की बात की? तो अमेरिकी मुख्य न्यायाधीश थे मार्शल। न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा को परिभाषित किया किस वाद में किया गया है? आप लोगों को बताना है। गिब्बन बनाम ओकड्यू, स्कॉट बनाम स्टैनफोर्ड, मार्बरी बनाम मेडिसन, चलें, मैक्स क्यूलोच बनाम गैरीलैंड। चले, बहुत ही बढ़िया। ईयर एक बार आप लोग तेजी से कमेंट करके बताएं। चलें, नेहा जी का उत्तर 1803। बिल्कुल, 1803 में जो है दोस्तों आपके मार्शल के द्वारा, 1803 ईस्वी में मुख्य न्यायाधीश मार्शल के द्वारा मार्बरी बनाम मेडिसन राज्य में जो है वो आपके न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा को परिभाषित किया गया था। उत्तर आपका इस प्रश्न में सी विकल्प के लिए सही होगा। ईयर जरूर याद, आप लोग याद रखेंगे, 1803 पूछा जा सकता है आपसे। अगला प्रश्न। जी बिल्कुल, न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब ही यही होता है, सीधी सी बात है, कि कोई ऐसा कानून या कोई ऐसी विधि जो चल रही हो और वो संविधान के अनुरूप नहीं है, तो उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। चले, आ जाइए। चीन के राष्ट्रीय संसदीय निकाय को कहते हैं? चीन का राष्ट्रीय संसदीय निकाय किस नाम से जाना जाता है? राज्य परिषद, राष्ट्रीय जन कांग्रेस, जनसभा, सर्वोच्च सोवियत। तेजी से उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। ये प्रश्न पिछले 2-3 सेशन में लगातार हमको लग रहा है कि मैं कम से कम ये दूसरी या तीसरी बार इस प्रश्न को करा रहा हूं, लेकिन इस प्रश्न को दोबारा आज के सेशन में भी शामिल करने का एकमात्र कारण था कि इसमें हिंदी में जो है वो दे दिया है राष्ट्रीय जन कांग्रेस। नेशनल पीपल कांग्रेस इसका पूरा नाम है दोस्तों, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। तो नेशनल पीपल कांग्रेस जो है वो संसदीय निकाय है। राष्ट्रीय संसदीय निकाय चीन की जो है वो आपके क्या है? नेशनल पीपल कांग्रेस या राष्ट्रीय जन कांग्रेस। उत्तर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा जी। एनपीसी भी एक बार ये प्रश्न पूछा गया तो सिर्फ उसमें एनपीसी लिखा हुआ था, तो एनपीसी लिखा हो, राष्ट्रीय जन कांग्रेस लिखा हो, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलो बिल्कुल, अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सा कथन चीन के संदर्भ में सही नहीं है? चीन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पढ़ लीजिए चारों को और उत्तर करिए। दुनिया का सबसे बड़ा संसदीय निकाय है, नेहा जी कह रही हैं।
बिल्कुल, दुनिया का सबसे बड़ा संसदीय निकाय होने का कारण क्या है? दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है चीन। चले अगले प्रश्न पे आ जाइए, आप लोग उत्तर करिए। सभी लोग ये विकल्प की बात कर रहे हैं। सांस्कृतिक क्रांति सफल नहीं हुई। बिल्कुल, सांस्कृतिक क्रांति का संचालन किसने किया था? कमेंट करके बताएंगे। सांस्कृतिक क्रांति किसने चलाई थी? उत्तर करिए तेजी से। सांस्कृतिक क्रांति के प्रणेता के रूप में किसको जाना जाता है? बिल्कुल, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, माओ से तुंग को जो है दोस्तों सांस्कृतिक क्रांति के प्रणेता के रूप में जाना जाता है। और इनकी ये क्रांति जो है दोस्तों सफल रही थी, लेकिन इसमें नहीं दिया हुआ है, तो आपको अन्य किसी विकल्प पे विचार करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे आपका विकल्प जो होगा वो सही हो जाएगा। यह एक जो है दोस्तों सामाजिक राजनीतिक क्रांति थी, और ये जो है पूर्ण रूप से सफल रही थी। आपका उत्तर इसमें ए विकल्प के लिए सही हो जाएगा, जो लोग ए विकल्प की बात कर रहे हैं। चलें, आइसा बर्लिन ने ट्रू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी में क्या प्रतिपादित नहीं किया? आप लोगों को बताना है दोस्तों। आइसा बर्लिन ने ट्रू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी में, जो इनकी पुस्तक है, उसमें कौन सा सिद्धांत नहीं प्रतिपादित किया है? स्वतंत्रता और समानता दो स्वतंत्र मूल्य हैं, स्वतंत्रता केंद्रीय मूल्य है, सामाजिक आर्थिक असमानता को राज्य के कार्य क्षेत्र के भीतर माना है, सकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति का मामला है। तेजी से उत्तर करेंगे। चलें, तो आप सभी का उत्तर सी विकल्प के लिए आ गया है। सामाजिक आर्थिक असमानता राज्य के कार्य क्षेत्र के भीतर मामला है, के भीतर का मामला है। चलें, तो दोस्तों आप सभी को पता है स्वतंत्रता और समानता के जो है वो दो स्वतंत्र रूप में इन्होंने जो है वो व्याख्या किया था। बिल्कुल, नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं बर्लिन जी। बिल्कुल, नकारात्मक स्वतंत्रता, सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में इन्होंने क्या कहा था? चलें, दिया ही है, क्या पूछ रहा हूं, चलिए कोई बात नहीं। स्वतंत्रता जो है वो केंद्रीय विषय माना है, इसको केंद्रीय मूल्य माना। सकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति का मामला है। इसका मतलब क्या है? इन्होंने कहा था दोस्तों, अजय बर्लिन ने कहा था कि राज्य का जो कार्य है वो नकारात्मक स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना है। सकारात्मक स्वतंत्रता में राज्य का कोई हस्तक्षेप हो ही नहीं सकता है। सकारात्मक स्वतंत्रता में राज्य का हस्तक्षेप क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि सकारात्मक स्वतंत्रता जो है वो व्यक्ति की बौद्धिकता पे निर्भर करती है। वो व्यक्ति का अपना आपसी जो है वो मामला है उसका। जी बिल्कुल, व्यक्ति का जो है ये मामला है, और व्यक्ति डिसाइड करेगा, राज्य इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा सकारात्मक स्वतंत्रता में। क्यों ये कहा? क्योंकि इन्होंने जो है कह दिया था कि राज्य का कार्य नकारात्मक स्वतंत्रता के अधिकार की सुरक्षा करना है। आप लोग ध्यान रखेंगे, उत्तर आपका इस प्रश्न में सी विकल्प के लिए ही सही होगा, जो लोग सी विकल्प की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न दिया है, लॉर्ड सभा जब ब्रिटेन में सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कार्य करती है तो उस समय हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कितने सदस्य कार्यवाही में भाग लेते हैं? आप लोगों को उत्तर करना है दोस्तों। सभी सदस्य, सिर्फ वंशानुगत पीयर, सिर्फ कानूनी सदस्य, सिर्फ आध्यात्मिक पीयर? तेजी से उत्तर करेंगे। जी बिल्कुल, व्यक्ति को चील की तरह उड़ने की आजादी होनी चाहिए। आ जाइए अगले, इस प्रश्न का उत्तर करिए आप लोग। बहुत ही बढ़िया, तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, सिर्फ कानूनी सदस्य जो होते हैं दोस्तों लॉर्ड सभा में, जिनका संबंध कानूनी पेशे से है, सिर्फ वही लोग जो है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में कार्य करते हैं। सुप्रीम कोर्ट जब, इसमें लॉर्ड सभा जब सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कार्य करती है, उस समय जो लोग कानून से संबंध रखने वाले व्यक्ति हैं वही लोग इसमें भाग लेते हैं। जो वंशानुगत पीयर हैं या जो वंशानुगत व्यक्ति जो लॉर्ड सभा में है, उनको इसमें स्थान नहीं दिया जाता है। वंशानुगत लोग होंगे, लेकिन उनका जो है दोस्तों कानूनी पेशे से जो है वो संबंध होना अनिवार्य है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे,
अगला प्रश्न, अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में यदि कोई भी प्रत्याशी आवश्यक बहुमत प्राप्त नहीं करता है तब इसे निर्णय के लिए निर्देशित किया जाता है। किसको निर्देशित किया जाता है? उत्तर आप लोग तेजी से करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में यदि कोई भी प्रत्याशी आवश्यक बहुमत प्राप्त नहीं करता है तब इसे निर्णय के लिए निर्देशित किया जाता है। चले, बहुत ही बढ़िया। चलें, तो आप सभी लोगों का उत्तर सी विकल्प के लिए, प्रतिनिधि सभा के लिए आ रहा है। अब एक प्रश्न का और उत्तर दे दीजिए, यदि यही समस्या आ जाए आपके उपराष्ट्रपति के साथ, यदि उपराष्ट्रपति के साथ सेम समस्या है, यानी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, तो उपराष्ट्रपति के लिए जो है दोस्तों किसके पास भेजा जाता है? उपराष्ट्रपति के संदर्भ में किसके पास भेजा जाएगा यदि उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है? तो तेजी से कमेंट करिए आप सभी लोग। चलें, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, जब राष्ट्रपति की बात आएगी तो प्रतिनिधि सभा, और जब उपराष्ट्रपति की बात आएगी दोस्तों तो सीनेट। सीनेट जो है अंतिम फैसला करती है, और प्रतिनिधि सभा में जो फैसला किया जाएगा, ये सारे फैसले अंतिम होते हैं, या सीनेट के द्वारा राष्ट्रपति के संदर्भ में जो फैसला किया जाएगा ये सारे फैसले अंतिम होंगे। इसके बाद इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति पूछे तो राष्ट्रपति के चुनाव में प्रतिनिधि सभा, और उपराष्ट्रपति के चुनाव में सीनेट। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति का यह कौन सा कार्यकाल है? उत्तर उसके साथ उनका कार्यकाल है, क्या अवधि? हम बता दीजिए, तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को आने का सीधा उद्देश्य यही, ये रिपीटेड जो बाइडेन के आ गया है। जो बाइडेन आवाज में क्या प्रॉब्लम आ रही है? आवाज नहीं मिल रही है आप लोगों को? आवाज नहीं मिल रही है क्या आप लोगों को? अभी आवाज सही है? एक बार और चेक कर लेता हूं, आवाज एकदम, चलें, आवाज सही होगी, एक बार थोड़ा सा हो सकता है। चलें, क्लियर है? चलें, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये प्रश्न जब पूछा गया था उस समय जो है बराक ओबामा राष्ट्रपति थे, तब पूछा गया था, और आज भी जो है कुछ एक लोगों ने इस प्रश्न को गलत किया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अब एक बार पूछा गया है और उस समय उनका दूसरा कार्यकाल था, इसलिए हर बार आप लोग दूसरा कार्यकाल नहीं चुन लेंगे। इस समय जो है जो बाइडेन है, और जो बाइडेन का ये पहला कार्यकाल है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे प्रथम कार्यकाल है जो बाइडेन महोदय का, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न, अमेरिकी राजनीति में चुनाव क्षेत्रों को राजनीतिक लाभ की दृष्टि से परिसीमित करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है जी। ये करंट बेस्ड प्रश्न है, तो आप लोगों को उसके अनुसार ही रखना रहता है। कहने का बस इतना मतलब है कि यदि ये प्रश्न मान लीजिए रिपीट हो जाता है, तो आप लोग ऐसी गलती ना कर दीजिएगा कि पिछली बार पूछा था तो
दूसरा कार्यकाल था, इस बार कैसे पहला लगा देंगे, पहला ही होगा। चले चलो, अब इस प्रश्न में भी आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है। चलें, तो जो लोग गैरी मॉन्ड्रिंग की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें अपने चुनाव क्षेत्र को जो है जीतने वाले हिस्से को अपने अंदर ले लिया जाता है परिसीमन के माध्यम से, और यह एक दूषित प्रथा है दोस्तों, जो अमेरिका में आपको गैरी मैंड्रिंग या जेरी मैंड्रिंग कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा। जी, तो जेरी मैंड्रिंग या गैरी मॉन्ड्रिंग आपसे पूछा जाए तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि यह जो है वो राजनीतिक लाभ के लिए परिसीमन की जो व्यवस्था है उसको अमेरिका में जेरी मैंड्रिंग कहा जाता है, और ये एक दूषित प्रथा है। आपका उत्तर इस प्रश्न के लिए ए विकल्प के लिए सही होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? कार्यपालिका प्रमुख आपसे पूछा गया है दोस्तों, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? लॉर्ड चांसलर, स्पीकर, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? चले, कार्यपालिका प्रमुख आप लोगों से पूछा गया है। चलें, तो जो लोग इसमें राष्ट्रपति की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका प्रमुख जो होता है या सर्वे सर्वा जो होता है वो राष्ट्रपति ही होता है। उत्तर आपका ए विकल्प के लिए सही है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियां प्रमुखता कार्यकारी हैं, प्रमुखता विधायी हैं, कार्यकारी और विधायी भागों में समानता विभक्त हैं, और उपयुक्त में से कोई नहीं। राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उसके संदर्भ में आप लोग बात करेंगे। चलिए, बहुत ही बढ़िया। जो लोग इसमें प्रमुखता कार्यकारी बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्यकारी शक्तियां हैं, विधायी शक्तियों के लिए जो है दोस्तों वहां पे न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट आप सभी को पता है, तो विधायी शक्तियां न्यायालय के पास होती हैं। कार्यकारी शक्तियां जो हैं वो राष्ट्रपति के पास होंगी। आगे बढ़ेंगे, अगला, अमेरिका की प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की कुल संख्या है। आप लोगों को बताना है अमेरिका के प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। एक दिन इस प्रश्न को लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। चलिए, अब आप लोग तेजी से उत्तर करिए। आज 535, 538, 435 या 335, किसी एक विकल्प का चुनाव करेंगे। चलें, तो सभी लोगों का उत्तर किसके लिए आ रहा है? 435 के लिए। जो लोग 435 सदस्यों की बात कर रहे होंगे, प्रतिनिधि सभा में जो है वो 437 सदस्य हैं, और वहीं जब हम सीनेट की बात करेंगे तो सीनेट में जो है दोस्तों 100 सदस्य हैं, 100 सदस्य। प्रत्येक राज्य से जो है वो 2 सदस्य सीनेट का में जो है वो चुन के आता है। तो आप लोग इसमें 435 के लिए उत्तर करिएगा। जी, चलिए, अब यहाँ पे 435 दिया है प्रतिनिधि सभा के लिए, तो डायरेक्ट प्रतिनिधि सभा से जो है वो 435 सदस्य चुने जाते हैं, कंफ्यूजन ना रखिए। अगला, संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय विधानमंडल के रूप में जाना जाता है किसको? संसद, संघीय संसद, डायट और कांग्रेस? तेजी से उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। चलें, हमारे यहाँ कांग्रेस एक पार्टी है, और अमेरिका में कांग्रेस की यदि बात कर रहे हैं यानी अमेरिका के संसद की आप बात कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ संसद कहा जाता है, उनके यहाँ कांग्रेस कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जी, डायट के लिए यदि बात करेंगे तो जापान की जो संसद है, जापान का जो विधानमंडल है उसे डायट कहा जाता है। भारत में संसद कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे,
संयुक्त राज्य में, अच्छा जी, ये आज के सेशन का, आज का आप लोगों का आखिरी प्रश्न था। तो उम्मीद है, आज थोड़ा सा सेशन मैंने जानबूझ के छोटा रखा है क्योंकि मुझे जो है अब घर निकलना है इसी समय, तो जानबूझ के मैंने आप लोगों का टाइम न, जैसे आप लोग जो लोग इंतजार कर रहे हो उनका टाइम बर्बाद ना हो, या ऐसा ना हो कि मेरे भरोसे बैठे हों कि सर शाम को कराएंगे तो रिवाइज कर लेंगे कुछ 30-40 प्रश्नों को, तो उनका नुकसान ना हो, आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो, उसके लिए मैं ये सेशन लेके उपस्थित हो गया था। तो आप सभी को एक बार फिर से दोस्तों धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस धनतेरस पे मेरी जो है वो लक्ष्मी माँ से और कुबेर जी से ये प्रार्थना है, ये विनती है कि आप सभी लोगों के ऊपर कृपा करें और यथाशीघ्र आप लोग जो है नौकरी प्राप्त करें और आपके अकाउंट में जो आपका एक अकाउंट खोला जाए जिससे राज्य सरकार की ट्रेजरी से उसमें धन हर महीने आए। तो आप लोग राज्य सरकार की ट्रेजरी से धन प्राप्त करने योग्य बने, ये मेरी शुभकामना है। आप लोग भी ईश्वर से यही विनती करिए एक दूसरे के लिए। तो आप सभी को सफलता प्राप्त हो और माता रानी आपके ऊपर कृपा करें। साथ ही दोस्तों दिवाली की अग्रिम आप लोगों को शुभकामना, सभी लोगों को दीपावली की शुभकामना। अच्छे से आप लोग जो है दोस्तों दीपावली को जो है एंजॉय करिएगा, अच्छे से दीपावली मनाइएगा, सेफ रह के मनाइएगा। किसी भी तरीके की उदंडता जो है वो बच्चों वाला कार्य करने की जरूरत नहीं है। आपकी जो जिम्मेदारी है वो अपने परिवार के बच्चों को जो है आगाह करना है, उनको जो है वो उनका ख्याल रखना है कि वो कोई गलती ना करें। तो आप लोग जो है दीपावली को अच्छे से एंजॉय करेंगे। अब दीपावली के बाद से हम लोग जो है दोस्तों मिलेंगे, लेकिन आप लोगों को क्लास चाहेंगे आप लोग, तो आप लोगों को क्लास नियमित रूप से मिलेगी। प्री रिकॉर्डेड क्लास जो पुरानी कुछ क्लासेज हैं उनको मैं, आप लोग चाहेंगे तो उसको प्रीमियर पे लगा दूंगा, आप लोग यदि देखना चाहें तो। चलें, तो यदि आप लोग कहेंगे तो पुरानी क्लास को प्रीमियर पे लगा दूंगा, यदि आप लोग रिवाइज करना चाह रहे होंगे तो। चलें, आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामना। चलिए ठीक है, आप लोगों का सिर्फ एक दिवाली के दिन का चाहेंगे तो छोड़ दूंगा, बाकी आप लोगों को मैं उपलब्ध हो जाऊंगा 26 तारीख को। 26 तारीख से शाम की क्लास आपकी लूंगा, लेकिन 23 तारीख की और 25 तारीख की ये 2 क्लास आप लोगों की लगा देता हूं। आप लोग चाहेंगे तो दीपावली के दिन की भी क्लास लगा देंगे, लेकिन आप लोग देखेंगे तब। चलिए ठीक है, मैं 26 तक क्लास जो है 25 तक क्लास को शेड्यूल कर दूंगा। 25 तक आपको नियमित रूप से 9 बजे क्लास मिलेगी। आप लोग उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो, आप लोग अपना समय 1 घंटा निकाल के जरूर आप लोग क्लास को देख लीजिएगा। अब वीडियो को थोड़ा सा लाइक और शेयर करिए, आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है। चलें, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। नेहा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, चलें, एक बार फिर से आप सभी लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सरकार की ट्रेजरी से, राज्य सरकार की ट्रेजरी से आपको जो है धन यथाशीघ्र प्राप्त हो, हर महीने की 1 तारीख को आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाए, ऐसी शुभकामना है मेरी। जी बिल्कुल, लगा दूंगा मैं। पढ़ना हर रोज चाहिए। विद्यार्थी को 365 के 365 दिन पढ़ना चाहिए, भले आप 30 मिनट ही पढ़ें, लेकिन पढ़ें जरूर। कोई ऐसा दिन नहीं होना चाहिए जिससे जो है आपका एक भी दिन आपका खाली जाए। कोई जरूरी नहीं है कि आप 8 घंटे 6 घंटे पढ़ें, 30 मिनट पढ़िए, 25 मिनट पढ़िए। कम से कम एक बार पुराने अपने नोट्स को रिवाइज कर लीजिए, 10 पेज, 20 पेज, 25 पेज, 30 पेज, जितना आप करना चाहते हैं। और आप सभी को एक और सलाह इस जो है वो धनतेरस के दिन मैं देना चाहता हूं। जब भी दोस्तों आप लोग सोने जाएं तो अपना एक नोट्स अपने साथ जरूर रखें अपने बिस्तर पे, और सोने से पहले 15-20 मिनट का समय, सोने से पहले बता रहा हूं आप लोगों को कि सोने से पहले 15-20 मिनट का समय दीजिए। एक चैप्टर को रिवाइज करिए, 15 से 20 मिनट लगेगा एक चैप्टर को रिवाइज करने में, तेजी से पढ़ते हुए जाइए।
और उसको पढ़ने के बाद मोबाइल आपको बिल्कुल भी छूना नहीं है। जितना मोबाइल चलाना है आप चला लीजिए पहले ही, लेकिन जैसे आप सोने जा रहे हैं उसके पहले आप एक चैप्टर, एक टॉपिक जितना रिवाइज कर पा रहे हैं उतना रिवाइज करिए। और रिवाइज करने के बाद से आपको मोबाइल वगैरह नहीं छोड़ना है। और आपको जो है सोते समय जितनी देर में आपको नींद, अच्छी नींद यदि आपको आएगी भी, यदि चाहते हैं तो आप सोचते हुए सोइए कि क्या क्या मैंने पढ़ा है। इससे 2-3 चीजें होंगी। एक तो आपकी कंटिन्यूटी रहेगी, उस समय कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको, और साथ ही आप नियमित रूप से एक आध चैप्टर जो है वो रिवाइज करते रहेंगे और थिंकिंग प्रोसेस आपकी डेवलप हो जाएगी। आपको जो है बैठ के चीजों को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग ये काम अवश्य किया करिए। और एक मेरा भी सहयोग आप लोग किया करिए, वीडियो को लाइक और शेयर किया करिए, सभी अपने दोस्तों मित्रों तक पहुंचाइए। दोस्तों मित्रों को यदि आपने शेयर कर दिया है तो सोशल मीडिया नेटवर्क के माध्यम से आप लोग जो है वीडियो को शेयर कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ आप लोग जोड़ सकते हैं दोस्तों। तो ये सारे कार्य आप लोग जरूर करें। चलें, चलते चलते एक बार फिर से आप सभी लोगों को धनतेरस और दीपावली की अग्रिम शुभकामना। अच्छे से एंजॉय करिए, पढ़ाई लिखाई करिए, मौज करिए। मिलते हैं 26 तारीख को। तब तक के लिए आप सभी लोगों से विदा लेना चाहूंगा। आप सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद।